यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज हम बेसिक टर्म ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे। बेसिक टर्म ऑफ अकाउंट्स के अंदर आता क्या है? जो अकाउंट्स के अंदर हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, उन वर्ड्स को पढ़ेंगे हम आज। तो हमारे पास फर्स्ट वर्ड आता है जो हम यूज करते हैं अकाउंट्स में सबसे पहले, वो होता है कैपिटल। कैपिटल होती क्या है? इसे पूंजी कहते हैं। कैपिटल को हम हिंदी में पूंजी कहते हैं। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब हम कोई भी पर्सन है बिजनेस स्टार्ट करता है और उसमें कैश लगाता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। अगर वो कैश के साथ साथ बैंक बैलेंस, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कुछ भी एसेट्स लगाता है, उसे भी हम कैपिटल में काउंट करते हैं। तो हम जो भी हमारे पास कितने की मशीनरी आई, कितने की बिल्डिंग है, कितने का स्टॉक है, उन सबको टोटल करके कैपिटल में लिख देते हैं कि हम इतने के साथ हमने अपना नया बिजनेस शुरू किया है। अगर हम बिजनेस चल रहा है, जैसे हमारा बिजनेस 2-4 सालों से चल रहा है और हम अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं और हम उसमें और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो उसे भी हम कैपिटल कहते हैं। तो ये हमारी कैपिटल होगी। तो उसके बाद आता है हमारे पास परचेज। परचेज क्या होता है? परचेज को हम क्रय करना कहते हैं। क्रय करना मतलब जब बिजनेस में कोई हम बिजनेस शुरू करते हैं और वहां पर हम कुछ गुड्स खरीद कर आते हैं और वो जो गुड्स हम लेकर आए हैं और उसे हम बेचने के मोटिव से लेकर आते हैं, तो उसे हम परचेज कहते हैं। आप कुछ माल लेकर आए जिसे हम गुड्स बोलते हैं और हम उसे बेचने के लिए लेकर आए हैं, इनकम कमाने के पर्पस से लेकर आए हैं कि इसको बेचकर हम इनकम कमाएंगे, तो हम उसे परचेज कहते हैं। अगर जो गुड्स हम यूज करने के लिए लेकर आते हैं तो हम उसे परचेज में नहीं लिखते। परचेज में सिर्फ उसे लिखा जाता है जिसे हम बेचने के लिए लेकर आए हैं। तो उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट, सेल। सेल को कहते हैं विक्रय करना, मतलब कि बेचना। सेल, जो माल हम खरीद के आए थे, परचेज करके आए थे, उसे हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। मतलब कि जिसे बेचकर हमारा मेन मोटिव इनकम अर्न करना है, इसे बेचकर हमारा बिजनेस चलता है, मेन मोटिव हमारा इनकम अर्न करना होता है, तो उसे हम सेल कहते हैं। अगर आप कोई फर्नीचर, मशीनरी पुरानी हो गई है और अगर आप उसे बेचते हो, सेल करते हो, तो हम उसे सेल में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम सेल में सिर्फ उस चीज को लिखते हैं जिसे हम परचेज करके आए थे बेचने के लिए, तो वो हमारी सेल होगी। अगर हम कोई एसेट सेल कर रहे हैं तो उसे एसेट सेल के अंदर ही दिखाएंगे, ओनली सेल में नहीं दिखाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डेटर्स। डेटर्स, ये हमारा, इन्हें हम देनदार कहते हैं। देनदार मतलब आप कोई भी चीज, डेटर्स का मतलब होता है देनदार, जो हमें देने के लिए है, जो देने के लिए आया है। मतलब कि जब आप किसी को उधार में माल बेचते हो, जब आप किसी को उधार में माल बेचती हैं, तो उसे वो हमारा क्या बन जाता है? डेटर्स बन जाता है। मतलब कि क्रेडिट सेल, उधार में माल बेचने को हम बोलते हैं क्रेडिट सेल करते हैं, तो वो हमारा डेटर्स बन जाता है, क्योंकि हमने उनसे पैसे लेने होते हैं, वो देने वाला होता है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? डेटर्स। ये हमारी करंट एसेट्स होती हैं, क्योंकि हम इनसे कभी भी पैसे मांग सकते हैं। फिर आती है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है? ये लेनदार होता है, मतलब
लेनदार, लेने वाला कौन होगा? जिनसे हमने उधार में माल खरीदा है, मतलब कि क्रेडिट परचेज की है। अगर आप किसी से उधार में माल खरीदते हो, क्रेडिट परचेज करते हो, तो वो हमारा क्रेडिटर्स बन जाता है, वो हमारा लेने वाला होता है। ये करंट लाइबिलिटीज होती है, क्योंकि वो भी हमसे 15 दिन 20 दिन में कभी भी पैसे मांग सकता है। अब वो पैसे मांग सकता है तो क्या होगी? करंट लाइबिलिटीज हो गई, जिसे हमने क्रेडिट परचेज किया था वो हमारा क्रेडिटर्स बन जाता है। तो हमारे पास 6th पॉइंट आता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, अभी हमने परचेज पढ़ा था ऊपर, मतलब कि क्रय करना। अब रिटर्न का मतलब होता है वापिस करना, मतलब क्रय किया हुआ माल वापिस करना। खरीद के आए थे जो माल बेचने के लिए, उस माल को वापिस करना। अगर हम खरीदे हुए माल को किसी भी रीजन से वापिस कर देते हैं तो उसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं। तो वो रीजन कौन कौन से होते हैं? जैसे डिफेक्टेड पीस निकलना, जैसे आप कोई सामान लेकर आए थे बेचने के लिए और वो टूटा हुआ निकल जाता है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वो माल हम किसी भी रीजन से अगर सामने जिससे खरीदा था उसको वापिस कर देते हैं तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं, क्रय वापसी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल रिटर्न। सेल रिटर्न क्या होता है? सेल का मतलब होता है विक्रय करना, बेचना। रिटर्न वापसी, मतलब कि जब हमारा बिका हुआ माल किसी भी कारण से वापिस आता है। आपका माल अगर बिक गया था और वो किसी भी रीजन से वापिस आ जाता है तो उसे सेल रिटर्न कहते हैं। अगर हम अपनी शॉप पर ये भी लिख देते हैं कि बिका हुआ माल वापिस नहीं होगा, और अगर उसमें से कोई पीस डिफेक्टेड निकल आता है, कस्टमर वहां पर नहीं देखता और घर पे जाके देखता है, तो उस माल को हमें वापिस करना पड़ता है। उसकी जगह पर हम क्या देते हैं? चेंज करके दे देते हैं, तो भी वो सेल रिटर्न में उसे एक बार लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास एसेट्स। 8th पॉइंट है हमारा एसेट्स, इसे हम संपत्ति कहते हैं। तो संपत्ति क्या होगी हमारी? करंट एसेट्स। तो एसेट्स के 2 पार्ट्स हैं, करंट एसेट्स, नंबर 2 है फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स चालू संपत्ति कहते हैं इसे, और फिक्स्ड एसेट्स को हम स्थायी संपत्ति कहते हैं। करंट एसेट्स मतलब चालू संपत्ति, ऐसी संपत्ति जिसे हम शीघ्र से शीघ्र, मतलब कि हमें 6 महीने के अंदर अंदर जिस संपत्ति को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहला एग्जांपल आता है हमारा कैश, कभी भी हम उसे यूज कर सकते हैं, हमारी करंट एसेट्स है। उसके बाद डेटर्स। डेटर्स मतलब जो हम ऊपर अभी पढ़ चुके थे, डेटर्स जिनको हमने उधार में माल बेचा था, हम उनसे कभी भी पैसे मांग सकते हैं, तो वो हमारी करंट एसेट्स होती हैं। बैंक बैलेंस, जो बैलेंस हमारे अकाउंट में रखा हुआ है, चाहे वो 10,000 हो या फिर 10 लाख रुपए हो, जो भी आपके बैंक में अमाउंट है वो आपकी करंट एसेट्स होती हैं। हम उन्हें कभी भी निकाल कर यूज कर सकते हैं। उसका सेकंड पार्ट आता है फिक्स्ड एसेट्स, स्थायी संपत्ति। ये वो एसेट्स होती हैं जिन्हें हम लंबे समय तक यूज करने के लिए खरीद के आते हैं। ऐसे एसेट्स जिन्हें हम लंबे समय तक यूज करने के लिए खरीद के आते हैं, वे हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर क्या क्या आएगा वो देखेंगे हम। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर हम देखेंगे जैसे हमारी बिल्डिंग स्थायी संपत्ति है, हम बहुत साल हमारे दादा परदादा की यूज करते हैं। जैसे और देखेंगे मशीनरी, कई सालों तक यूज करते रहते हैं हम
फर्नीचर, ऐसी एसेट्स जिन्हें हम लंबे समय तक, बहुत लंबा समय तक यूज करते हैं, वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। जैसे फर्नीचर लेकर आए, हमने बिजनेस में चेयर्स, टेबल्स, अलमीरा वगैरह लगवाए, एलईडी वगैरह, तो ये सारी हमारी क्या है, फर्नीचर है। एलईडी को हम फर्नीचर में नहीं लिखेंगे। तो फर्नीचर के अंदर कौन सी आती है, जैसे लक्कड़ का काम होता है हमारा, ये सारे हमारी फर्नीचर्स होती हैं। तो उसमें कुछ भी आ सकता है। एसेट्स के अंदर आपकी ट्रेडमार्क, लैंडमार्क ले लिया आपने, पेटेंट्स ले लिए, ये सब हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। आप लंबे समय तक इनको यूज कर सकते हो। जब इनकी स्क्रैप वैल्यू बच जाती है तब हम इन्हें सेल कर देते हैं। तो स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, जब वो यूज करने के लायक नहीं रह जाते तो हमने देखा होगा कि हम उन्हें बेचने वाले, जैसे कबाड़ी वगैरह को बेच देते हैं, फर्नीचर वाले को बेच देते हैं कि लक्कड़ ले लेना, या फिर जो आग वगैरह जलाते हैं तो उन्हें दे देते हैं। वो क्या होता है, हमारी स्क्रैप वैल्यू होती है। तो अब उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, लाइबिलिटीज। तो हम लाइबिलिटीज को देखेंगे। लाइबिलिटीज को क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज हमारा दायित्व होता है, मतलब कि जिनको हमने पैसे देने होते हैं। तो इसके टाइप्स देखेंगे, 2 टाइप्स है। फर्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, सेकंड है हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज थोड़े छोटे समय के लिए, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है लंबे समय के लिए। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटीज होती हैं, ऐसा दायित्व होता है जिनका भुगतान हमें 6 महीने, 1 साल, मैक्सिमम 1 ईयर का टाइम, वैसे 6 मंथ्स का टाइम बोलते हैं कि 6 महीने के अंदर, मतलब कि थोड़े ही समय के अंदर हमें उनका भुगतान करना पड़ता है। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या आता है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स, जिनसे हमने उधार में माल खरीदा था, उन्हें हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में लिख देते हैं कि ये एक लाइबिलिटी है कि इनका भुगतान हमें इतने समय में करना ही पड़ेगा। या फिर हम बोल सकते हैं जो हम दस्ती किसी से पैसे लेते हैं थोड़े समय के लिए, तो वो भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती हैं हमारी, कि 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए फ्रेंड सर्कल या फैमिली से लेते हैं, तो उन्हें भी हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का मतलब होता है लंबे समय के लिए। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ऐसा दायित्व जिनका भुगतान करने के लिए हमें काफी लंबे समय मिल जाता है, तो वो होता है हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो उसके अंदर हम लिखेंगे जैसे आपका बैंक लोन, डिबेंचर्स, ये हमारे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। तो अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था बैंक लोन। अब बैंक लोन लेते हैं, हमें उसमें 9 से 10, 12 साल मिल जाते हैं। LIC में हमें 12-15 साल में मिल जाती है अपने लोन जो हमने लिया है, दायित्व जो है उनका भुगतान करने के लिए। तो अब हमने उसके बाद सेकेंड एग्जांपल लिया था, कौन सा, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होती हैं, आपने सुना भी होगा, जो हमारी कंपनीज वगैरह होती हैं, जब बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जैसे टाटा, बिरला, ये सब कंपनीज, तो रिलायंस, जब इन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये डिबेंचर्स इशू कर देती हैं। जैसे आपने शेयर्स का नाम सुना होगा, तो एक डिबेंचर्स भी इशू करती हैं। डिबेंचर्स को हिंदी में ऋण पत्र कहते हैं। जो ऋण पत्र होता है उसके ऊपर हमें ब्याज मिलता है। जितने के भी डिबेंचर्स ऋण पत्र खरीदेंगे, उतनी अमाउंट पर वो कंपनी वाले हमें पर मंथ क्या देगी, हमें ब्याज देगी। जो वो ब्याज देती है वो ऋण पत्र पर पहले से ही मेंशन होता है कि कितने टाइम के लिए वो आपसे लोन ले रही है, मतलब कि डिबेंचर से पैसे ले रही है, और कितना % हमें क्या देगी, ब्याज देगी, इंटरेस्ट देगी। वो पहले से ही फिक्स होता है जब हम डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसके बाद आता है हमारे पास 10वां पॉइंट, 10 पॉइंट, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मतलब आहरण। आहरण क्या होता है, जब कोई बिजनेसमैन, या हम उसे प्रोप्राइटर बोल सकते हैं, ओनर बोल सकते हैं, जब कोई बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस से, अपने ही व्यापार से
अपने पर्सनल यूज के लिए कैश या गुड्स निकालता है, मतलब कि बिजनेस में से कुछ भी निकालेगा, मेन कैश या गुड्स ही होता है। अगर वो निकालता है या वो वहाँ की बिल्डिंग यूज करता है तो उसे हम ड्राइंग्स में लिखते हैं। ड्राइंग्स में क्या लिखेंगे? कोई भी बिजनेसमैन कैश विड्रॉ करता है या गुड्स यूज करता है उसे हम ड्राइंग्स में लिखेंगे। अगर वो नहीं, अगर उसकी फैमिली वाले भी कुछ यूज करते हैं तो उसे भी हम ड्राइंग्स में ही लिख लेंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारा बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? ये डूबत ऋण होते हैं। डूबत ऋण मतलब जिनको हमने उधार में माल बेचा था, मतलब कि हमारे डेटर्स, जिनको हमने उधार में माल बेचा था वो हमारे डेटर्स बन गए थे। अगर वो डेटर्स किसी भी कारण से पैसे देने से मना कर देते हैं, हम उनका जो भी टाइम पीरियड होता है वो इंतजार करते हैं, उसके बाद उनसे मांगते हैं, अगर उसके बाद भी वो पैसे नहीं देता और बोल देता है नहीं देता, जो भी कर लो नहीं दूंगा, तो वो हमारे क्या बन जाएंगे? बैड डेब्ट्स बन जाएंगे, डूबत ऋण बन जाएंगे। इन्हें हम लॉस में मेंशन करते हैं कि हमारे बिजनेस को लॉस हो चुका है। तो उसके बाद हमारा 12 पॉइंट आता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है? दिवालिया घोषित करना। क्या होता है? दिवालिया घोषित करना। कि जब कोई बिजनेस, मतलब कि अभी हमने जो एंट्री की थी उसी से रिलेटेड है, जब हम किसी को उधार में माल बेचते हैं, मतलब कि वो हमारा डेटर्स बन गया था और हम उसे बैड डेब्ट्स में लिख देते हैं। जब हमने किसी से ज्यादा ही अमाउंट लेनी होती है या फिर मार्केट में बहुत से लोगों ने उसके पैसे लेने हैं उससे, तो सभी लोग मिलकर उस पर केस कर देते हैं। जब हमने ज्यादा लेनी होती है तो हम कई बार स्पेशली सिंगल पर्सन भी केस कर देता है। तो क्या होगा? जब कोर्ट के अंदर केस जाता है तो कोर्ट जिससे हमने पैसे लेने हैं उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, उसके नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसको अपने अंडर में कर देती है और उसे सेल कर देती है। सेल करने के बाद जितने भी पैसे आते हैं उसे जिन लोगों ने पैसे लेने हैं उनको परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? उसे हमने डिवाइड कर दिया, जितने परसेंट जितने लोगों के पास पैसा आएगा, उन लोगों के पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। वो क्या है? अमाउंट आ गई बैड डेब्ट्स की, इंसॉल्वेंट की। जो अमाउंट हमारे पास नहीं आई तो हम इंसॉल्वेंट करने के बाद उस पर्सन से वो पैसे नहीं मांग सकते, क्योंकि कोर्ट जो होगी उसे इंसॉल्वेंट कर देगी, दिवालिया घोषित कर देगी। उसके बाद उसका मन होगा, जब उसके पास इन फ्यूचर पैसे आते हैं वो देना चाहे तो दे सकता है, नहीं तो हम उससे मांग नहीं सकते। 13 पॉइंट आता है हमारा लोन का। उसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड लोन, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन क्या होता है? जब हम किसी को लोन देते हैं या फिर किसी से लेते हैं, जब हम किसी को लोन देते हैं या फिर किसी से लेते हैं और उसके बदले में कुछ सिक्योरिटी रखते हैं, या फिर जब लेंगे तो उसको सिक्योरिटी देंगे, तो वो क्या होगा? सिक्योर्ड लोन होगा। क्योंकि अगर सामने वाला पैसे देने से मना कर देता है तो हमारे पास सिक्योरिटी रखी है, हम उस चीज को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, उसे बेच सकते हैं, क्योंकि वो चीज हमारे नाम पर होगी और हम अपने पैसे वसूल कर सकते हैं, उसमें हमारे पास सिक्योरिटी है। सेकंड पॉइंट है अनसिक्योर्ड लोन। ये कौन सा लोन होता है? जिसके बदले में कुछ भी सिक्योरिटी नहीं रखी जाती। अगर हम देंगे तब भी कोई सिक्योरिटी नहीं रखेंगे, जब लेंगे तब भी कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। अगर इसमें सामने वाला पैसे देने से मना कर देता है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं रखा हुआ, अनसिक्योर्ड लोन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अनसिक्योर्ड लोन, कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है। नेक्स्ट आता है 4th पॉइंट ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के अंदर
क्या लिखेंगे हम? ओपनिंग स्टॉक वो होता है हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है अकाउंट्स के अंदर, जो 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। जो 1 मार्च को हमारे पास स्टॉक होता है वो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रतिया स्टॉक को रतिया बोलते हैं। ओपनिंग जो शुरू में 1 अप्रैल को होगा हमारे पास। 15 अप्रैल को जो 31 मार्च को हमारा स्टॉक फाइनेंशियल ईयर के लास्ट दिन स्टॉक हमारे पास बच जाता है, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। उसे हम हिंदी में अंतिम रतिया भी बोलते हैं। और ओपनिंग स्टॉक को हम प्रारंभिक रतिया बोल सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को अंतिम रतिया। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है 1 अप्रैल को, वही स्टॉक हमारा क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, ठीक है। तो इसमें हम एक पॉइंट और ऐड करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनका बैंक के अंदर करंट अकाउंट भी खुला हुआ होता है। हम जो खुलवाते हैं वो सेविंग अकाउंट होता है, जो बिजनेसमैन खुलवाते हैं वो करंट अकाउंट होता है। दोनों अकाउंट्स में फर्क भी होता है। करंट अकाउंट के अंदर हमें जो पैसे रखे होते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता, और सेविंग अकाउंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो हम क्या करेंगे? हमने जो बैंक में पैसे, अब जो हमारे बिजनेसमैन होंगे, क्या होंगे? बिजनेसमैन होंगे, उन्होंने जो करंट अकाउंट खुलवाया होगा, जब उन्हें कभी पैसों की जरूरत पड़ेगी, सपोज करो उनके करंट अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, अगर वो 10 लाख से ज्यादा पैसा निकलवाना चाहते हैं तो उन्हें बैंक के मैनेजर से मिलना होगा, उनको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म फिल कर देंगे। अगर उन्होंने 10 लाख की जगह पर सपोज करो 15 लाख निकलवा दिए, 10 लाख उनके अकाउंट में पहले से ही थे और 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा निकलवाए, वो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। एक चीज का और ध्यान रखना, जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा लगता है, हाई रेट का होता है। एक और चीज, बैंक ओवरड्राफ्ट के अंदर जो अमाउंट हम एक्स्ट्रा निकलवाते हैं, 5 लाख रुपए निकलवाए जैसे हमने एग्जाम्पल में, उसको की एक टाइमिंग पीरियड होती है क्या, जिस टाइम पीरियड के अंदर उसे वो जमा करवाना ही पड़ता है। तो उसे हम, जो अमाउंट उसने ज्यादा निकलवाई है उसे ही हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जो अमाउंट उसके अंदर थी उसे उसमें काउंट नहीं करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट के अंदर। ये हमारा आज का टॉपिक था।